नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त की बड़ी खबर जिससे बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें 10 लाख भर्तियों का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, जिसमें 10 लाख भर्तियों का ऐलान। 18 महीने में ये भर्तियां पूरी की जाएंगी। सभी मंत्रालय में ये भर्तियां होंगी। बिहार में आपको बताते चलें तकरीबन 3.5 लाख पद खाली हैं और ऐसे में बिहार के युवाओं से लेकर देश भर में तमाम उन लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी जो नौकरी की और सरकारी नौकरी के आस में थे। 10 लाख नियुक्तियां की जाएंगी इन तमाम खाली पदों पर। बहुत जल्द 18 महीने का वक्त दिया गया है जिसमें भर्तियां होंगी और लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सीधे तौर पर ये 10 लाख नौकरियों के साथ युवाओं के एक उज्जवल भविष्य की तस्वीर जो वो निकलकर सामने आती है। जो लंबा इंतजार कर रहे थे सरकारी नौकरियों में वैकेंसी को लेकर, अब उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर। सभी मंत्रालय में ये भर्तियां की जाएंगी, जिसे लेकर आज जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट कर सामने रखी गई है। तो मोदी सरकार का ये बड़ा तोहफा। रोजगार को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर रोजगार को लेकर ये सरकार गंभीर क्यों नहीं दिखती है। 10 लाख नौकरी सरकारी नौकरी के तौर पर युवाओं को, लोगों को जोड़ने की एक बड़े फैसले के तौर पर इसे देखा जाता हुआ। 18 महीने का डेडलॉक और इस 18 महीने में इन तमाम पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, उन युवाओं के साथ जुड़े परिवार के लिए भी है। देश के लिए ये इस वक्त बड़ी खबर है क्योंकि रोजगार और युवा हमेशा से प्राथमिकता में सरकार की रहे और ऐसे में पीएमओ ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी। तो ये तमाम रिक्तियों पर भर्ती जो है वो 18 महीने में पूरी की जाएगी। सभी मंत्रालय में इसकी भर्तियां होंगी। तो मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार हासिल होगा। और सिर्फ ये 10 लाख लोग डायरेक्ट इसके बेनिफिशियर नहीं होंगे, उनके साथ जुड़े उनके परिवारों तक भी सीधे तौर पर आर्थिक मजबूती इस रोजगार के साथ उन्हें हासिल होगी। इसके लिए 18 महीने का वक्त दिया गया और सभी मंत्रालय में इस तरह की भर्तियां होंगी। वैसे तो सीएम नीतीश कुमार 5 साल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री, ये बात बार बार जेडीयू भी कहता है, पीएम मोदी और अमित शाह भी कह चुके हैं। लेकिन हाल के दिनों में सीएम नीतीश कुमार को लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म रहा है। पहले दिल्ली जाने, फिर राज्यसभा जाने और फिर उपराष्ट्रपति बनने से लेकर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर नीतीश कुमार का नाम उछाला जाता रहा। कभी सूत्रों के हवाले से खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तो कभी खुद जेडीयू के नेताओं और जेडीयू कोटे के मंत्रियों ने सीएम नीतीश का नाम आगे कर दिया। जब जब नाम उछला तब तब नीतीश कुमार ने मीडिया में आकर सफाई दी और कहा कि उन्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। इस बार जब मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार में राष्ट्रपति बनने की पूरी काबिलियत है, तो यह खबर कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियां नजर आई। पक्ष तो पक्ष, विपक्ष भी सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में आ गया। जब मीडिया में खूब बातें उछली तो सीएम को आकर सफाई देनी पड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने आकर कहा कि न तो उनकी इच्छा है और ना ही वो दावेदार हैं इसके। सुनिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर सीएम नीतीश कुमार ने क्या सफाई दी। वो देखिए, क्षमा करिए, उसको मत छापिए बिना मतलब की बात। न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है। कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा। कई महीना पहले चला एक बार, कभी कुछ चला देता है, कभी कोई चला देता है। हम लोगों की कोई दिलचस्पी इन सब चीज़ों में नहीं, हम पहले कर चुके आप लोगों को। आप कोई हमको बीच में मत ला करके मत पूछा उछा करिए, छोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं। नहीं तो गलत कर दिया ना बेमतलब का, वो भी पूरा नहीं दिया, फिर बाद में सफाई भी दिया। ये सब छोड़, कोई मतलब नहीं, सब पूछने से क्या मतलब। उन लोग को भी यही लोग फंसा लेते हैं। नहीं छोड़, कृपा कर दीजिए। वो सबसे कोई मतलब नहीं है। और अभी कुछ दिन के बाद अलग अलग पता चलेगा ना कि कौन कहाँ से कैसे, तो राय विचार तो होगा ना। तभी तो वो दौर भी नहीं आया, तो हो जाएगा, उसमें ना पता चलेगा।
और अब सवाल उठता है कि सीएम नीतीश के नाम को आखिर क्यों बार बार उछाला जाता है और सीएम बार बार मीडिया में आकर सफाई क्यों देते हैं? बार बार नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि ये बार बार सवाल इसलिए क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की छवि लार्जर देन लाइफ की बन गई है। लोगों को नीतीश में सुशासन बाबू की छवि नजर आती है। कई लोगों को नीतीश में विकास पुरुष का चेहरा नजर आता है। नीतीश कुमार समाज सुधारक के रूप में मशहूर हो चुके हैं। नीतीश सामाजिक समरसता के मानदंड स्थापित करते हैं। नीतीश पर समाज के हर तबके के लोगों का विश्वास है। नीतीश कुमार स्वतंत्र स्टैंड लेने के लिए जाने जाते हैं। उनकी छवि ऐसी है। नीतीश कुमार की छवि स्वतंत्र राजनेता की है। एनडीए में रहकर यूपीए उम्मीदवार को वोट उनकी तरफ से दिया गया और यही कारण है कि नीतीश कुमार को हर पद के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसलिए उनकी पक्ष और विपक्ष दोनों में स्वीकार्यता है। नीतीश कुमार हर बड़े पद के सांचे में फिट बैठते हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि पक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन उन्हें मिलता रहा है। तो सीएम नीतीश के राष्ट्रपति बनने की खबर पर सियासत जो है वो जरूर गर्मा गई। चालाकी से नीतीश कुमार जी अपने ही लोगों से हर मामले में अपना नाम उछलवाते हैं, उस पर खूब चर्चा करवाते हैं। मीडिया भी इस ट्रैप में आता है और खूब चर्चा होती है और उसके बाद जब नीतीश जी देख लेते हैं कि उसको बहुत सपोर्ट नहीं मिला तो खुद कदम पीछे खींच लेते हैं। ये नीतीश कुमार की चालाक राजनीति है और कुछ नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के सारे घटक दल मिल करके और देश के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे और हमारे एनडीए के पार्लियामेंट्री बोर्ड ये सब तय करता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का ये सब विषय है और सब लोग मिल बैठ करके राष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे, तय कर लेंगे और इसमें कोई इफ बट का विषय नहीं है। ये बहुत ही सहजता से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कार्यकाल लंबा रहा है, अनुभव है, उनको लोग चाहते हैं। जेडीयू के हर पार्टी का नेता कार्यकर्ता चाहता है कि उनका नेता राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। हम भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब चर्चाएं हो जाती हैं और इस बात को लेकर के इसके पहले भी कई बार इस तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन खुद ही माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसे खारिज कर दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने लंबे राजनीतिक कैरियर में जिस प्रकार से उन्होंने एक छवि निर्माण की है और जिस प्रकार से अपनी कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमता से अपनी योग्यता साबित किया है, इसलिए जब कोई बड़े पद के नाम का जिक्र होता है तो बिहार से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नाम का जिक्र होता है। क्योंकि देश में जो वर्तमान समकालीन राजनेता हैं उनमें सबसे बेस्ट और कार्यकुशल राजनेता के तौर पर देश के बुद्धिजीवी, देश के प्रगतिशील लोग और आम जनमानस में यह धारणा बैठी है कि नीतीश कुमार जी बेहतर राजनेता हैं। और बड़ी खबर इस वक्त लालू प्रसाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है। विदेश जा सकेंगे लालू प्रसाद, ये बड़ी खबर इस वक्त। पासपोर्ट के लिए उन्हें परमिशन मिल चुका है। पासपोर्ट रिन्यूअल की परमिशन दी गई है जिसके लिए उन्होंने आवेदन दिया हुआ था और अब ये आवेदन पर उन्हें स्वीकृति हासिल हो चुकी है। आपको बताते चलें कि किडनी सहित कई तमाम गंभीर बीमारियों से लालू प्रसाद जूझ रहे हैं। इस वक्त वो जमानत पर हैं और जब ऐसे में रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट के लिए उन्होंने इजाजत मांगी थी क्योंकि वो बाहर जाकर इलाज कराने के इच्छुक हैं और ऐसे में अब बड़ी राहत उन्हें जरूर मिली है। रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ रांची से जुड़ गई है। रूपाली, क्या जानकारी मिल रही है? कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? जी, लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने पिटीशन दायर किया था कि उनको पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए परमिशन दे दिया जाए। तो पहले तो 10 जून को इसकी सुनवाई थी, लेकिन आज 14 जून है, आज सुनवाई टाली गई थी और आज उनको जाकर परमिशन दे दिया गया है। उनको कल पासपोर्ट मिल जाएगा और आज उनका पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया कोर्ट द्वारा। और ये इसीलिए रिक्वेस्ट किया गया था कि ताकि उनको इलाज के लिए विदेश जाना है, जहाँ पर उनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाने की उनकी प्लानिंग है। इस वजह से उन्होंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था, जो कि कोर्ट ने सीधा सीधा स्वीकार कर लिया है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली, तमाम जानकारी के लिए आपका। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से आज एक बार फिर से ईडी की पूछताछ होगी। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राहुल गांधी से तकरीबन 9 घंटे पूछताछ की थी, लेकिन जांच एजेंसी उनके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आई। लिहाजा आज एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी और इसलिए उन्हें बुलाया गया है। एक तरफ राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता उबले नजर आए। दिल्ली से पटना तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह मार्च किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी इस दौरान की है। दिल्ली में ईडी कार्यालय से पहले जब कार्यकर्ताओं को रोका गया तो पुलिस वालों से उनकी भिड़ंत हो गई। पटना में भी कांग्रेस के नेताओं ने ईडी के जोनल ऑफिस के बाहर विरोध जाहिर किया। तो आज एक बार फिर से उनसे पूछताछ होगी। कल 9 घंटे की पूछताछ हुई है, लेकिन उनके जवाब से ईडी संतुष्ट नजर नहीं आया। आज एक बार फिर से उन्हें बुलाया गया है, जहां पर ईडी दफ्तर वो पहुंचेंगे और एक बार फिर से सवालों का सामना करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, आज एक बार फिर से मुख्यालय मार्च करने की तैयारी जो थी वो कार्यकर्ताओं की तरफ से थी, लेकिन इन्हें रोका गया है और इसे लेकर के भी अब नाराजगी जाहिर की जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जुटान था। पूछताछ जब एक बार फिर से आज राहुल गांधी के साथ होनी थी, ऐसे में यह विरोध आज भी शुरू हो चुका है। और ऐसे में अब समझिए कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र आजादी के पहले का अखबार है। इस अखबार की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AGL के पास था। साल 2008 में कांग्रेस की अगुवाई में जब यूपीए सत्ता में थी तो अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। वजह बताया गया कि कंपनी वित्तीय घाटे में है और इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। अखबार संचालन के खर्चे अब वो नहीं उठा पा रहा है। 2010 में इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर्स थे। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी के होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए। यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL एक कंपनी है। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस महासचिव हुआ करते थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने थे। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी और इस कंपनी का 38% शेयर राहुल गांधी के पास ही था। 38% शेयर उनकी मां सोनिया गांधी के पास था। बाकी के 24% शेयर की बात करें तो ये तमाम शेयर 24% कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। नेशनल हेराल्ड मामला 2012 में फिर सामने आया। गलत तरीके से एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के अधिग्रहण का आरोप लगाया गया। यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए AGL के अधिग्रहण का आरोप लगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर यह केस बना। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी पर यह मामला दर्ज कराया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया। 1 अगस्त 2014 ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 14 जून की अगर बात करें तो ईडी ने 7 घंटे तक राहुल गांधी से इसे लेकर पूछताछ की थी। इस वक्त सोनिया गांधी कोरोना से पीड़ित हैं और ऐसे में आज एक बार फिर से राहुल गांधी को सवालों का सामना करना होगा, जवाब देना होगा। देखना होगा कि ईडी आज के सवाल जवाबों से संतुष्ट होती है या नहीं होती है। सवाल उठता है कि राहुल गांधी से सवाल पर कांग्रेस आखिर लाल क्यों हो रही है, उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि आरोपों को लेकर पूछताछ सामान्य सी प्रक्रिया है। जांच एजेंसियां आरोपी से पूछताछ करती हैं। गुजरात के पूर्व सीएम से पूछताछ हो चुकी है। उस समय नरेंद्र मोदी से 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी और पूछताछ के आधार पर ही एजेंसियां जांच करती हैं और आगे बढ़ती हैं। इसके बाद एजेंसियां कोर्ट में रिपोर्ट पेश करती हैं। कोर्ट मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है। ये तमाम चीजें एक न्यायिक प्रक्रिया और सामान्य उस न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। कानून के सामने हर नागरिक बराबर है और ऐसे में राहुल गांधी से पूछताछ पर बवाल क्यों है, ये सवाल सभी जान रहे हैं, सभी पूछ रहे हैं।
रुक करेंगे दूसरी खबर का। पटना मेट्रो की सुविधा लोगों को जल्द से जल्द मिले, इसे लेकर तेजी से इसका काम किया जा रहा है। अंडरग्राउंड मेट्रो रूट पर सबसे पहले उन जगहों को चिन्हित कर घेराबंदी का काम किया जा रहा है जहां पर मेट्रो स्टेशन बनाने की प्लानिंग तय की गई है। उसमें आकाशवाणी, गांधी मैदान, पटना विश्वविद्यालय और मोइनुल हक स्टेडियम के इलाके को शामिल किया गया है। यहां अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाना है और इसके लिए मिट्टी की जांच और दूसरे काम पूरे किए जा चुके हैं। फिलहाल खुदाई का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। तकनीकी कार्य पूरा हो जाने के बाद यहां स्टेशन का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 को मिलाकर 24 स्टेशन बनाने की योजना तय की गई है। इसमें लगभग 1 दर्जन स्टेशन भूमिगत बनाए जाएंगे। माला टिपकड़ी से न्यू ISBT के बीच बनने वाले एलिवेटेड रूट के बाद पटना दानापुर से पाटलिपुत्र स्टेशन के बीच बनने वाले रोड पर भी बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। इस रूट के 14 स्टेशन में दानापुर से पाटलिपुत्र तक के पहले 4 और मीठापुर से खेमनीचक तक अंतिम 4 स्टेशन एलिवेटेड बनेंगे। कॉरिडोर एलिवेटेड रूट की बात करें तो बनने वाले स्टेशन के निर्माण पर करीब 528 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि अंडरग्राउंड रूट के स्टेशन के निर्माण पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग है। पटना में मेट्रो के लिए 4 जगहों पे भूमिगत स्टेशन जो है वो बनने का काम शुरू हो चुका है। तस्वीर जो है हम दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीर, ये मोइनुल हक स्टेडियम है और यहाँ पे भी भूमिगत स्टेशन जो है वो बनने हैं। इसके अलावा हम बात करें तो आकाशवाणी, गांधी मैदान और पटना विश्वविद्यालय के साथ साथ सगना मोड़ जो है, इन चारों जगहों पे जो है भूमिगत स्टेशन बनना है और इसको लेकर के यहाँ काम शुरू हो गए हैं। मिट्टी की जांच जो है वो पूरी कर ली गई थी। स्टेशन निर्माण जो है उसके लिए जो मिट्टी की जांच है वो पूरा हो चुका है। यातायात सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक प्रभाव का सर्वेक्षण कर लिया गया है। इन चारों जगहों के बीच अंडरग्राउंड लाइन बिछने से पहले स्टेशन का निर्माण पूरा किया जाएगा और इसकी जो काम है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही दानापुर से पटना जंक्शन के बीच कॉरिडोर 1 के लिए वेटेड रोड का अलाइनमेंट का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये मोइनुल हक स्टेडियम है और इस जगह पे भी जो है अंडरग्राउंड स्टेशन बनने हैं और इसी को लेकर के ये काम जो है वो किया जा रहा है। 4 जगहों को चिन्हित किया गया था, जैसा हमने पहले बताया है कि इसके बाद इन चारों जगहों पर जब बन जाएंगे भूमिगत स्टेशन तो इसके बाद जो है रूट के लिए टनल बनाने का काम होगा। कॉरिडोर 1 के एलिवेटेड रूट पर काम भी जो है वो चल रहा है। साथ साथ इन चारों जो भूमिगत स्टेशन है उनके निर्माण के लिए करीब 528 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जबकि अंडरग्राउंड रूट के स्टेशनों के निर्माण पर करीब कर सकते हैं कि 2000 करोड़ रुपया खर्च होगा और इन तमाम तैयारी जो है इसको लेकर के पूरी कर ली गई है। और यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से यहाँ पे काम जो है पटना मेट्रो से जुड़े हुए जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है और जल्द ही कहा जा रहा है कि पटना में मेट्रो चलती नज़र आएगी, सरबत दौड़ती नज़र आएगी और लोग जो है मेट्रो का जो है सेवा ले पाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि यह निर्माण कार्य जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसी के लिए यहाँ बड़े संख्या में जो टेक्निकल टीम जो है वो लगाई गई है। बताते चले कि कॉरिडोर 1 जो है दानापुर से खेमनीचक के बीच चलना है। रुकनपुरा, राज बाजार, चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन पर अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। इसके अलावा कॉरिडोर 2 यानी पटना स्टेशन से न्यू ISBT के बीच आकाशवाणी, गांधी मैदान, PMCH, विश्वविद्यालय, मोइनुल हक स्टेडियम और राजेंद्र नगर जो अंडरग्राउंड, जहां पे आप देख सकते हैं कि मोइनुल हक स्टेडियम में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाने का काम जो है वो शुरू हुआ है। तो कहा जा रहा है कि जल्दी यह काम निर्माण का पूरा होगा और फिर लोग जो है मेट्रो का सेवा ले पाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।